नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम तैयार हो चुकी है, लेकिन इस नई टीम के बनने और पुरानी टीम से कई लोगों की विदाई के पीछे क्या कारण है, आज आर पार में इस पर सबसे बड़ा विश्लेषण होगा। लेकिन मोदी कैबिनेट का एक मंत्र बिल्कुल साफ है कि टीम में रहना है तो खरा उतरना ही होगा, और इसी मंत्र का असर कि रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर जैसे दिग्गजों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। आखिर इन पूर्व मंत्रियों से कहां चूक हो गई, इसका भी मैं आज संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। लेकिन इस बीच सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि खराबी इंजन में है और डिब्बे बदले जा रहे हैं। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि फटे गुब्बारे में हवा भरने वाले अब बताएंगे भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा विश्लेषण। टीम मोदी की इनसाइड स्टोरी आज आर पार में मैं आपको बताऊंगा, और नई कैबिनेट पर आर पार आखिरकार क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ट्रेडिशन से ज्यादा तवज्जो टैलेंट को दे रहे हैं। यानी मैसेज साफ है, अगर आप में टैलेंट है तो देश के लिए काम करने का आपको मौका दिया जाएगा। आज का आर पार नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की इनसाइड स्टोरी पर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट टीम एक्शन में आ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा, और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। जो भी संभव ही काम करना है, दिल के साथ हम काम करेंगे। मेरे क्षमता से जितना काम होगा उतना मैं करूंगा। विदेश की जिम्मेवारी भी देश की ही जिम्मेवारी है। मैं विदेश का अगर मेरे को काम दिया है तो वो समझिए कि देश हित में ही दिया है, तो प्राथमिकता देश ही है। पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ और संकल्प के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरने की कोशिश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है और जो उन्होंने भरोसा दे करके जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। जो भी इंटरमीडियरीज हैं इंडिया में, उनको देश के लॉज को पालन करना उनका तो एक दायित्व है, उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन आज आर पार में मोदी की नई टीम का संपूर्ण विश्लेषण होगा। जिन नए चेहरों को टीम मोदी में एंट्री मिली है, उसके पीछे क्या वजह है, और जिनकी कुर्सी गई है उनसे क्या चूक हुई है, इस पर भी सबसे बड़ी चर्चा होगी। लेकिन मोदी 2.0 की नई कैबिनेट में गृह मंत्री अमित शाह को भी एक नई जिम्मेदारी मिली है। वो अब सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा भी संभालेंगे। अमित शाह के पास सहकारी क्षेत्र का विशाल अनुभव है। वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। करीब 21 साल पहले जब वो एडीसी बैंक के चेयरमैन बने, तब बैंक डूब रहा था, लेकिन मात्र 1 साल में ये बैंक मुनाफा कमाने लगा। लेकिन ये बैंक तो सिर्फ एक वानगी है। अमित शाह के विजन से गुजरात के कई कोऑपरेटिव बैंक डूबने से बच गए। हालांकि कैबिनेट की नई टीम पर विपक्ष निशाना साध रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने पलटवार करते हुए कहा, फटे गुब्बारे में हवा भरने वाले अब बताएंगे भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए। राहुल गांधी ने भी तंज कसते हुए ट्वीट किया,
तो क्या अब वैक्सीन की और कमी नहीं होगी? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब इनको क्या मतलब है? और मुझे लगता है कि केवल विरोध के लिए ही विरोध करना है तो फिर करते रहिए आप। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी की नई टीम देश को नई ताकत देने वाली है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नई कैबिनेट पर आर पार। और अब वक्त है विश्लेषण का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिरकार लीक से हटकर क्यों यह कैबिनेट विस्तार है, यानी लीक से हटकर सोच का विश्लेषण करते हैं। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताऊंगा हर, और मंत्री क्यों हटाए गए हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। ट्रेडिशन से ज्यादा टैलेंट को अहमियत दी गई है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसीलिए यह टीम भव्य नजर आ रही है। नेता ही मंत्री बनेगी वाली परंपरा को तोड़ा गया है। ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट को मोदी कैबिनेट में बड़ा हिस्सा मिला है, और सिर्फ बड़ा हिस्सा नहीं मिला, बड़े मंत्रालय भी मिले हैं, यानी ताकत भी मिली है। अगर आप में काबिलियत है तो आपको काम मिल जाएगा। 36 नेता ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नेता हैं। इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 26 राज्यों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट थी। याद होगा आपको जेएमएम घूस कांड उसी समय का है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन माना गया है 26 का। मैं बढ़ता हूं आगे। मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या अब 11 हो गई है, ये एक बड़ी संख्या है। इससे पहले मुझे लगता है कि गत 20 वर्षों में इस तरह की संख्या नहीं हुई है। मोदी कैबिनेट में औसत उम्र को घटाकर 60 के नीचे कर दिया गया है, यह सबसे बड़ा प्लस है। यानी इससे पता लगता है कि हाउ कैबिनेट इज यंग। 58 61 से कम करके 58 कर दिया गया है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी युवा भारत की युवा कैबिनेट। मैं बढ़ता हूं आगे। और अब अमित शाह को जो नई जिम्मेदारी मिली है उसका विश्लेषण बड़ा जरूरी है। सहकारिता क्षेत्र में उनको काम का विशाल अनुभव है। आप बोलेंगे ये जानकारी अब अमीश देवगन आप कहां से निकाल के लेके आ रहे हो। 36 साल की उम्र में एडीसीबी बैंक के वो अध्यक्ष बने। एडीसीबी यानी अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, 20 करोड़ से ज्यादा का घाटा था इस बैंक में, एक साल में इसको दूर करा गया। इसी साल एडीसीबी को 6.60 करोड़ रुपए का, यानी कुल मिलाकर 6.6 सीआर का मुनाफा भी हुआ। ये बड़ा आंकड़ा है। देखिए इस मंत्रालय का इस मंत्रालय की क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, लेकिन आगे का पॉइंट आप सुनिए। शाह के विजन से दर्जनों कोऑपरेटिव बैंक्स की दशा में इस देश में सुधार आया है। बढ़ता हूं मैं आगे। देश में 8 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है सोशल एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए। गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सहकारियां समिति हैं। आर्थिक के साथ सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा है सहकारिता विभाग। मैं बढ़ता हूं आगे। गांव गरीब और किसान कल्याण इससे जुड़ा है। हाल के सालों में कई सहकारी घोटाले भी सामने आए हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि इससे क्या उस पर विराम लग जाएगा। तो अमित शाह की नई जिम्मेदारी काफी अहम है, इसको हल्के में नहीं आंका जा सकता। इससे पहले मुझे ध्यान में आता है कि किसी गृह मंत्री के पास शायद डबल प्रभार नहीं रहा है, यानी वो गृह मंत्री भी हो और किसी और विभाग का भी मंत्री हो। इससे पहले मुझे ध्यान में आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके पास गृह मंत्रालय भी था लेकिन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी था। उसके बाद अगर मैं इंद्रजीत गुप्ता से आगे बढ़ूं, बूटा सिंह से आगे बढ़ूं, सईद साहब से आगे बढ़ूं, फिर मैं एल के अडवाणी तक आऊं, या फिर सुशील कुमार शिंदे या पी चिदम्बरम तक भी आऊं, तो मुझे कोई ध्यान में नहीं आता। मेरी जितनी जानकारी है उसमें मुझे ध्यान में नहीं आता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरे ऐसे देश में गृह मंत्री होंगे जिनके पास डबल जिम्मेदारी होगी, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी सहकारिता विभाग वाकई जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है इस देश के लिए, जिसको पहली बार आइडेंटिटी के तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल किया गया है। मैं बढ़ता हूं आगे। आज विश्लेषण थोड़ा लंबा होगा क्योंकि दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी का विश्लेषण भी करना बड़ा जरूरी है। रविशंकर प्रसाद बड़ा नाम है, दिग्गज नाम है। आईटी मंत्रालय और टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच जो विवाद हुआ, ट्विटर ने इनका अकाउंट भी 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था, हालांकि वो एक वजह नहीं थी। मनमानी करने वाली कंपनियों पर लगाम में कुछ चूक हुई, ये भी एक कारण रहा। उम्र भी एक कारण हो सकता है। मैं बढ़ता हूं आगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, पिछले 1.5 साल में सबकी नजर इस विभाग पर थी।
और इसके साथ साथ कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देश को काफी नुकसान हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार पर बहुत सारे सवाल उठे। अंत में प्रधानमंत्री मोदी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। ऑक्सीजन से लेकर हर चीज का काम, रेमडेसिविर तक प्रधानमंत्री को आयोजित करनी पड़ी। उसका भी ठीकरा फूटा है डॉक्टर हर्षवर्धन पे। तीसरी बड़ी बात जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए, ये दिल्ली से आते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो कुछ कर रही थी उसके जवाब वो डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं दे पा रहे थे उस तरीके से। वो भी एक कारण रहा फंडामेंटल तौर पर, जो मेरे सोर्सेस कहते हैं। इसके अलावा संघ से भी फीडबैक लिया गया। इसके अलावा संगठन का, यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी फीडबैक इन तमाम मंत्रियों के लिए लिया गया है, जो मेरे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। मैं बढ़ता हूं आगे। प्रकाश जावड़ेकर, सूचना प्रसारण और पर्यावरण जैसे बड़े विभाग थे। कुछ मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार हुआ। सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार रोकने में ये पूरी तरह से नाकाम रहे, ये कहा जा सकता है। मैं बढ़ता हूं आगे। अगला नाम है रमेश पोखरियाल निशंक का। हालांकि इनका स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है। मंत्री पद जाने में खराब स्वास्थ्य की बड़ी वजह है, बड़ा कारण है। शिक्षा मंत्रालय की बैठकों में ये शामिल नहीं हो पा रहे थे। पीएम मोदी को खुद मोर्चा कई जगह संभालना पड़ता था। बच्चों के साथ संवाद भी किया प्रधानमंत्री ने। सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने का फैसला पीएम की अगुवाई में हुआ। और इसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड में अभी सीएम बदला गया है, वहां पर ठाकुर सीएम आए हैं, तो ब्राह्मण चेहरा ये थे। लेकिन अजय भट्ट ज्यादा प्रोमिनेंट ब्राह्मण चेहरा है, उनको जगह मिली है उस मंत्रालय के अंदर। बढ़ता हूं मैं आगे और अब मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपको मैं परिचय करा देता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में आलोक मेहता है और अजय आलोक है। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई कैबिनेट रिशफल, सरकारें बनती बिगड़ती हुई देख चुके हैं। और मेरे साथ अजय आलोक है, डॉक्टर अजय आलोक, जेडीयू के प्रवक्ता है। मेरे साथ आज समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया साहब हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ नुपुर शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, नेता, दिल्ली में डूसू की अध्यक्ष भी रही हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आलोक मेहता, आज की चर्चा आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि किसी भी प्रधानमंत्री का यह प्रोरोगेटिव होता है, किसी भी मुख्यमंत्री का यह प्रोरोगेटिव होता है वो अपनी टीम में किसको शामिल करे? हाल फिलहाल में इस तरह का रीशफल पिछले गत वर्षों के अंदर, पिछले 2 दशकों के अंदर हमने ऐसा रीशफल नहीं देखा जिसमें बड़े बड़े मंत्रियों की छुट्टी हो जाए और नए मंत्री आ जाए। एवरेज एज कम कर दी गई है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे सरकार के कामकाज चौक-चौबंद हो पाएगा? देखिए अमीश जी, निश्चित रूप से जो आपने कहा, कई स्थान मंत्रालय में खाली थे और जिस तरह से कामकाज को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, हायर एंड फायर, हम लोग इस पॉलिसी को मानते हैं कि यदि आप काम में कहीं कमियां हैं तो उनको भी सुधारा जाए। यहाँ फायर का मतलब ये नहीं कि उनको निकाला जाए। मैं अभी भी आपकी बात का थोड़ा संशोधन भी करूँगा कि जिन लोगों को हटाया गया है या वो हटे हैं, इस्तीफ़ा दिया है बाकायदा, देखिए डिसमिस नहीं किए गए हैं, उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो उनको कोई और काम दिया जा सकता है। पार्टी में यदि किसी का 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का अनुभव है, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन है या रविशंकर प्रसाद जी हैं या प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये सही है। उनको लेकर शिकायतें चाहे मीडिया में भी आई है, अखबारों में आया, कई संबंधित ऐसे मामले हैं जिनसे बदला गया। लेकिन जो व्यापक बदलाव में एक अभी जो कि आगे चर्चा चलेगी, ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, तो ऐसा नहीं है ब्यूरोक्रेट पहले नहीं आए। अजीत जोगी को एक समय अगले दिन बना दिया था, जो आलोचना लोग कर रहे हैं, या टेक्नोक्रेट को है, केएल राव को एक जमाने में इरिगेशन मंत्री बना दिया। मनमोहन सिंह जी ने ब्यूरोक्रेट थे, सीधा वित्त मंत्री बने, वित्त मंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने। नहीं अमीर जी, और मनमोहन सिंह तो कभी कोई चुनाव नहीं, ये लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव, कई अधिकारी ऐसे हैं जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, उसके बाद आगे भी ऐसी प्रक्रिया चलती है कि कभी उनको चुनाव में भेज दिया जाए। आज हरदीप पुरी जी का नाम ही लीजिए, पंजाब में हो सकता है कि अमृतसर में एक अच्छे उम्मीदवार हो 2024 में, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैं नहीं प्रोडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे अनुभव मिलने के बाद वो ज़मीनी तैयार भी कर सकते हैं, जनता के संपर्क में रहने वाले लोग हो सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन जो है उम्मीद की जाती है। देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं कई बार अच्छे से अच्छे लोग फेल हुए ना। प्रणब मुखर्जी को हटाया गया, चिदम्बरम को हटा के कुछ और मंत्रालय दिया गया, प्रणब मुखर्जी को और मंत्रालय दिया गया। क्या आप ये मानते हैं कि कोई गलत वो व्यक्ति थे? मेरा मानना है कि प्रणब मुखर्जी, जिनको बाद में भारत रत्न मिला, देश के राष्ट्रपति बने, ऐसे कई बार नारायण तिवारी को कहाँ भेजा गया, वीपी सिंह को कहाँ भेजा गया। दूसरी पार्टियां जो आपने जैसे यूपीए की चर्चा की है, जिसमें गठबंधन वाले नेता थे, कई लोगों को बदलना पड़ा, चाहे वो डीएमके हो, एडीएमके हो, समाजवादी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिवर्तन है
ये देश के कल्याण, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी नहीं, जो अपेक्षा जनता की है, ये जनता की अपेक्षा, अमित जी आपके प्रोग्राम देख करके भी कई परिवर्तन हुए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। मीडिया की आवाज़ से भी ये बातें पहुँची है। हमारे पास ये छूट थी कि हम कहते कि देखिए अस्पतालों में कमी है, या यहाँ पर कुछ ऐसी संचार के मामलों में कहीं ऐसा कमियां हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इन सबको ध्यान में रखकर जो परिवर्तन हुआ है, तो एक सकारात्मक सोच, भूपेंद्र यादव एक अनुभवी हैं, किस तरह से उनको लाया गया है कि वो संगठन में काम किया, लेकिन आज लेबर लॉस के लिए पूरे वर्ल्ड बैंक से लेके चर्चा होती है। तो ऐसे कई लोगों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए वो उस मंत्रालय में, एक लाइन कह के खत्म करूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनमोहन सिंह सरकार पूछ लिए, सचिन पायलट या इन लोगों से, इनको काम नहीं करे, उनको लगता था राहुल गांधी से ऊपर कद ना हो जाए, इसलिए ज्योतिरादित्य आज नहीं आए, पहले से बेचैन थे। मैं तो माधवराव सिंधिया से हम लोग बहुत अच्छी तरह परिचित रहे हैं, मित्र रहे कहना चाहिए, कि उनसे संवाद होता था ऑफ द रिकॉर्ड में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अंदर से तिलमिलाए हुए थे। सिंधिया के बनने पे तो कांग्रेस भी खुश है। बड़ी जिम्मेदारी दी है। नहीं आलोक जी, आप सिंधिया के मंत्री बनने पे तो कांग्रेस काफी खुश है। मेरे साथ अजय आलोक है, अजय आलोक का मैं रुख करूंगा, फिर मैं कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, मैं आलोक जी आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आखिरकार कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि इंजन में ही दिक्कत है, डब्बे बदले जा रहे हैं? देखिए, समस्या कांग्रेस पार्टी की है, मैंने पहले भी बोला है, नकारात्मकता मतलब कांग्रेस को क्या लगता है नहीं लगता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। ये सरकार कुछ भी अच्छा काम कर देगी, उसमें मीन मेक निकालेंगे ही, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ अच्छा करेंगे? कैबिनेट रिशफल के पहले यही लोग कोविड टाइम में पहले इस्तीफा मांग रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, कभी राहुल गांधी बोलते थे वैक्सीन की कमी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, स्वास्थ्य मंत्री ये करो, केमिकल में फर्टिलाइजर मंत्री इस्तीफा दो, सब कुछ ये करो। एक कैबिनेट रिशफल प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, और आप ये ध्यान देंगे कि इस रिशफल में परफॉर्मेंस, योग्यता, उम्र, सामाजिक संतुलन, क्षेत्रवार संतुलन, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। और कोई ये लिखवा के आया है क्या कि मैं एक बार मंत्री बन गया तो हमेशा 5 साल के लिए मंत्री रहूँगा? उभरते हुए टैलेंट्स अगर आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो इस देश में लीडरशिप की नई पौध कैसे आएगी? प्रधानमंत्री मोदी जी की एक खासियत है, जो हम विपक्ष में जब 3 से 7 थे, 14 से 17 तक, तब भी हम ये बात कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर की एक एबिलिटी अच्छी है कि हर स्टेट में नई लीडरशिप को उभारा। आप क्लासिकल महाराष्ट्र देखिए, वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को उभारा, जो कभी कोई सोचता ही नहीं था कि महाराष्ट्र में कभी कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा। हरियाणा में ठक्कर साहब को कोई सोचता ही नहीं था कि खट्टर साहब को भी कोई बनिया हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है। एक लीडरशिप उभारने की एक फौज है, और सेंट्रल कैबिनेट का पोस्ट देकर रिशफल करके आप एक नए जनरेशन को मौका दे रहे हैं कि वो अपनी एबिलिटी प्रूव करें। अब हमारे हर्षवर्धन जी हो गए, इतना बढ़िया काम किया उन्होंने कोरोना में, 17-17, 18-18 घंटे काम किए, उनकी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लेगी, क्यों नहीं लेगी? उसी तरह रविशंकर प्रसाद है, दे आर ऑल प्रूवन। कांग्रेस को इंजन पुराना क्यों दिख रहा है? उनका कोई जोड़ नहीं। इंजन पुराना है, डब्बे नए हो रहे हैं। अरे उनको इंजन में, उनके हिसाब से तो ये इंजन कभी चला ही नहीं। अलग बात है कि देश का इंजन दौड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से ये तो इंजन कभी था ही नहीं। कांग्रेस से इंजन माना कहा उनको, 2002 से आज तक कभी इंजन माना, लेकिन अलग बात है इंजन हमेशा इनको रौंदते चला जा रहा है 2002 से 2021 तक, ये मानने को तब भी तैयार नहीं है। अनुराग भदौरिया, आप तो खुश होंगे, यूपी को बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिला है इस कैबिनेट रीशफल के अंदर, तो आप तो बधाई दे रहे होंगे, या आपको भी इंजन पुराना ही दिख रहा है? बताया था फिर बोल रहा हूं, देखिए मैंने पहले बताया था फिर बोल रहा हूं, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की अपनी नाकामी छुपाने के लिए चेहरे बदलना चाहती है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी की विचार, भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नफरत का डीएनए है, जब तक ये बदलेगा नहीं तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की उन्नति करना ही नहीं चाहती, क्योंकि विकास की राजनीति करती कहाँ है, वो तो नफरत की बात करती है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से जिनको आपने मंत्री बनाया, कौशल किशोर, वही धरने पे बैठे थे सरकार के खिलाफ कि यहाँ पे कोविड में व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। इनके विधायक सरकार के खिलाफ थे कि यहाँ कोविड की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, लोगों की मौतें हो रही हैं लगातार, यहाँ पे ऑक्सीजन आप प्रसन्न है इस मंत्रिमंडल विस्तार से? नहीं मिल रहे हैं तो आप प्रसन्न है इस मंत्रिमंडल विस्तार से? मैं ये जानने की, आपसे समझने की कोशिश। अच्छा बताइए, जब जनता दुखी है, नहीं सुनिए, जब देश की जनता दुखी है तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? पंचायत के चुनाव में गोली बारूद चलने लगे, यहाँ पे तांडव तालिबान जैसा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिला। 15 जिले में महिलाओं के साथ साड़ियां खींची गई, साड़ियां
बताइए, आप साड़ी खींचेंगे महिलाओं का? मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब क्या है जब जनता की, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पे नहीं हो पा रही है, साड़ियां खींची जा रही हैं? ये लखीमपुर घटना आपको बता रहा हूं। और फतेहपुर में वो रिवॉल्वर लगा के कार्य पंचायत चुनाव में तो आप लोगों का सूपड़ा साफ हो गया। की माहौल नहीं उत्तर प्रदेश के बीजेपी 75 में से अधिकतर सीटें ले गई, आपकी तो सीटें नहीं आई। तो आप चाहते हो कि तो मैं तो बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में डीएमएसपी काम करें और यहाँ की सरकार नहीं सरकार और आप कह रहे हैं यूपी तालिबान बन गया, का गला घोंट दे, नहीं इस पे आइए, नहीं करने दे, ये आपने बयान क्यों दिया कि यूपी तालिबान बन गया, निकलने दे, एफआईआर कर दे, तो ये ज्यादा अच्छा है। नहीं, इसको आप जी आपकी सरकार नहीं है कि यूपी तालिबान बन गया, तानाशाही अपनाना, महिलाओं की साड़ी खींच लेना, गोली बारूद चलाना, वहां पे नॉमिनेशन नहीं करने देना, हाथ से पर्चा खींच के भाग जाना। नुपुर शर्मा से जवाब लेना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कैबिनेट एक्सपेंशन पे डिबेट थी, लेकिन आपने जो बयान दिया है उसके ऊपर ट्विटर पे भी रिएक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी रिएक्शन आ रहा है, फेसबुक पे भी रिएक्शन आ रहा है। एक सेकंड अनुराग जवाब। नुपुर शर्मा, उत्तर प्रदेश तालिबान बन गया, कैबिनेट विस्तार की बात नहीं। एक सेकंड, फिर मैं बाकी विषय पर आऊंगा। रिप्लाई नुपुर जी। अमीश जी आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को, को पैनलिस्ट को भी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनका जो टाइम क्रोनोलॉजी है, ये थोड़े कंफ्यूज आ गए हैं। क्यों? अनुराग जी को लग रहा है कि वो जो 30 साल पहले जो वारदात हुई थी, जिसमें नेताजी ने गोली बारूद चला दी थी हमारे निर्दोष संत साधुओं के ऊपर, वो गोली बारूद की बात कर रहे हैं। आई थिंक इनको तालिबान वो लगता है कि करीबन 37,000 गुनहगार गैंगस्टर एक्ट में योगी जी की सरकार के तहत गिरफ्तार हुए हैं। तो अगर इनको लगता है कि गुनहगारों की गिरफ्तारी में इनको नहीं बोलिए, ये अपने हरे कुर्ते की लोकतंत्र को कहीं और ले जाइए। लखीमपुर खीरी में बच्चे एक महिला की साड़ी खींची गई, आप उसमें तो महिलाओं की बात कर रहे हैं। उसके तो आवाज उठाइए कि बात कर लूं, मैं नहीं बोलूंगी। मंत्री की शपथ दिलाई है लखीमपुर से जीता हुए सांसद, मैं नहीं बोलूंगी। अनुराग सुनिए, मैं नहीं बोलूंगी इनके ऊपर। आपको मेरा समय देना पड़ेगा। सुना गया आपको प्लीज मेरा समय देना पड़ेगा। अनुराग सुन लीजिए आप। नहीं, मुझे 5 सेकंड बात नहीं हो पाई थी, 5 सेकंड ही तो चाह रहा था मैं। आपने तो बोला कि मंत्रिमंडल एक्सपेंशन की आप बात नहीं कर रहे, मैं तो उसी मंत्रिमंडल ये महिला की मंत्रिमंडल एक्सपेंशन की बात है। मैं अमीश जी बोल सकती हूँ प्लीज? तो ये कहाँ का मैं बोल सकती हूँ प्लीज? मैं बोल सकती हूँ? जो कैरेक्टर है, मैं बोल सकती हूँ प्लीज? मुझे अलाउ कीजिए अमीश जी, ऐसे डिबेट नहीं होगा। बोलिए। या तो इनका मोनोलॉग हो जाए आज। क्यों इतना थरथरा रहे हैं? अच्छा, इसलिए थरथरा रहे होंगे क्योंकि इनकी पार्टी में तो भौजाई की इज्जत को इज्जत नहीं माना जाता। अरे भौजाई स्टेज पे आती है तो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के गुंडे स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब भौजाई की इज्जत नहीं, वह महिला की इज्जत के क्या बयान दे रहे हैं? यहाँ पे उपदेश मार रहे हैं खड़े होके। जरा बताइएगा, अगर आपके मुख्यमंत्री ऐसी हैसियत रखते हैं, माफी चाहती हूँ, औकात बोलूंगी मैं, कि एक महिला पत्रकार से बुलंदशहर के बलात्कार के बारे में पूछते तुम क्यों घबरा रही हो, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ? अरे आपके बड़े मंत्री गायत्री प्रजापति खुलेआम बलात्कार करते फिरते हैं, लेकिन आप उनको बचाने के चक्कर के अंदर उनके ऊपर केस तक दर्ज नहीं कराते। जब फटकार लगती है सर्वोच्च न्यायालय से, तब शर्म के मारे अच्छा केस तो करना पड़ेगा, एफआईआर करनी पड़ेगी और शायद इनको जेल भी करनी पड़ेगी, गिरफ्तार भी करना पड़ेगा। और वहीं आपके बड़े नेताजी क्या कहते हैं? बलात्कार जो लड़के करते हैं वो बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है। तुम सिखाओगे अपनी भौजाई की इज्जत बचा लो, उसके बाद अब बड़बड़ाना या टीवी। अनुराग, मैं जरूर ये कहूंगी कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जब 30% के करीब 30% के करीब नेताजी अखिलेश जी समाजवादी नेताजी रेप केसेस में, अरे अपने गायत्री प्रजापति के बारे में जवाब दो। के बारे में सोचिए, गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारियों का संरक्षण क्यों कर रहे थे? क्या लगा तुम्हारा संधि था? क्या रिश्तेदारी है गायत्री प्रजापति से कि बलात्कारी को बचाने के चक्कर के अंदर अपनी बेइज्जती करवा ली सर्वोच्च न्यायालय में? या पड़पोलापन कर रहे हो तुम? तो भैया बलात्कारियों को बच्चा मानते हो तुम, क्या महिला की इज्जत करोगे? और मुझसे बात करने की तमीज नहीं है, सब दर्शक देख रहे हैं। अरे भाई साहब, अरे टोटी चुराने वाले कागज चुराने की बात कर रहे हैं। टोटी चुराने वाले कागज चुराने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी नहीं यहाँ पे। अरे टोटी चोर, टोटी का नलका बंद हो गया। ये जो अभी पंचायत अध्यक्ष के चुनाव गए, सारी हवा निकल गई, फिर भी पानी नहीं आया टोटी में से, फिर भी अकड़ नहीं गई।
एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी गुंडाई, तुम्हारी तुष्टीकरण, तुम्हारी बिल्कुल महिलाओं को छेड़ने वाली, महिलाओं की बेइज्जती करने वाली, महिलाओं की इज्जत लूटने वाली पार्टी दोबारा नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में। अरे तुम्हारी लड़की छेड़ने वाली मानसिकता, साधु संत को मारने वाली मानसिकता, अरे ये मुसलमानों के प्रति प्यार वाली मानसिकता, तुष्टीकरण वाली मानसिकता, ऐसी राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता लात मारेगी, धुतकार देगी। तुम अपना हरा कुर्ता पहनो, एक एक करके बोले, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा निवेदन है एक एक करके बोला जाए, एक एक करके बोला जाए। मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन अनुराग भदौरिया और नुपुर शर्मा आप दोनों एक एक करके बोलिए। देखिए अनुराग भदौरिया, नुपुर शर्मा जब आप बोल रहे थे तो नुपुर शर्मा बीच में नहीं बोली, आप लगातार बीच में बोलते रहे, वो तरीका ठीक नहीं है। एक एक करके बोलिए, आप दोनों की आवाज आएगी। अनुराग फिर आप बोल रहे हैं, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। देखिए इंजन तो कांग्रेस चला रही है, आपका बीच में गड़गड़ा रहे हैं। चलिए मैं अभय जी का रुख करता हूं। अभय दुबे, आपने जैसा सवाल पूछा उसी तरह का जवाब मिल गया आपको जवाब मिला किसी और से नहीं, कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज सिंह जी ने जवाब दिया कि आप जिस गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं उस गुब्बारे में हवा नहीं भर पाएगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लिहाज से कमजोर पड़ गई है, इसलिए उसकी बात की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो चुकी है? अमीश देवगन जी, पहले तो मैं सारे जो दरकिनार किए गए मंत्री उनके प्रति सद्भावना प्रकट करता हूं और जो नवनियुक्त मंत्री हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। अब चूंकि आपका आर पार शो है जो करोड़ों करोड़ दर्शक देखते हैं, उनके लिए मैं आर पार के संदर्भित विषय पर दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। मंत्रियों को बलि का बकरा बनाकर राजा को बचाने की ये लड़ाई आर पार है। युवा बेरोजगार है, किसान लाचार है, उद्योग मंद, व्यापार बंद, सीमा पर द्वंद आर पार है, गंगा रो रही जार जार है, महामारी से लोग बेजार है। मंत्रियों को बचाकर, मंत्रियों को बकली का बकरा बनाकर सत्ता की भूख मिटाने की ये लड़ाई आर पार है। अब मैं अपेक्षा करता हूं जो सारे मंत्री हैं, मंत्री महोदय, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। 100 रुपए पार खाने का तेल हो गया, भराने का तेल हो गया, 200 रुपए पार खाने का तेल हो गया, 850 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया है। इसको कम करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे युवा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री मोदी जी का और सबसे युवा देश, युवा बेरोजगारी की भीषणतम आग में झोंक दिए गए हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं आप, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना था तो सबसे पहले करना था देश के कृषि मंत्री का। अभी उन्होंने निर्णय लिया दाल के इंपोर्ट पर 15 मई को खुली छूट दे दी। जब खरीफ की फसल जब आएगी किसानों की, तब वो गुब्बारे में, किस गुब्बारे में हवा भरने की आप कोशिश कर रहे हैं? आपने बोला 1.5 मिनट बोला, 3 पंक्तियां भी 2-3 सुना दी सर। मैं पूछ रहा हूं, जो मेरा सवाल था, जो संदर्भ था, उस पर तो जवाब दीजिए। ये किस गुब्बारे में हवा भरने का प्रयास था जो गिरिराज सिंह इशारा कर रहे हैं? गिरिराज जी, अब बंद कीजिए, आपका गुब्बारा फूटते फूटते बचा है। नहीं तो वो गुब्बारेदार रविशंकर प्रसाद जी को क्या प्रतिसाद मिला वो देख लीजिए। प्रकाश जावड़ेकर जी के जीवन में कैसा अंधकार मोदी जी ने भर दिया, ध्यान रखिए। जब आप हर्षवर्धन की जिम्मेदारी तय करते हैं तो नेशनल आपको लगता है राजनीति में मंत्री बनना ही सब कुछ होता है? अगर कोई मंत्री नहीं होता तो अंधकार होता है, यानी कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस में अंधकार है? ये कैसी आप विवेचना कर रहे हैं, कैसा विश्लेषण कर रहे हैं? आपने विश्लेषण किया, आपके विश्लेषण को मानता हूं, मैं मान गया, अब मैं मान गया आपके विश्लेषण को। आपने हर्षवर्धन जी का विश्लेषण किया, लेकिन आप ये भूल गए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी थी इस महामारी की। तिल तिल कर लोग मरे, प्रधानमंत्री जी ऑक्सीजन मैपिंग नहीं किया आपने रेमडेसिविर एक्सपोर्ट कर दिए, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। डॉक्टर हर्षवर्धन कमजोर थे, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए आपको हटाना पड़ गया। यही हाल रविशंकर का था, रविशंकर प्रसाद जी का। देखिए, मैं इतना बता दूं, जिनकी पूरी सरकार की डेफिनेशन एक कमजोर प्रधानमंत्री से बनी हो, जिनकी पूरी सरकार में मनमोहन सिंह जी का नाम मौन मोहन रखा गया हो,
जिनकी पूरी की पूरी आप लगा लीजिए अकाउंटेबिलिटी सिर्फ 10 जनपद पे ढोक लगाने में सिमट गई हो, वो कृपया करके यहाँ ना बताए कौन कमजोर और कौन ताकतवर। जरा गिरेबान में झांक के देखिए। अजय आलोक जी ने सही कहा कि विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है। हाँ, दर्द इनको ये है कि भैया कांग्रेस और यूपीए की सरकार के दौरान आपको याद होगा अमीर जी, वो कमजोर प्रधानमंत्री हो गए और वो प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदुस्तान की साख खराब मेरा अपना जवाब, मेरी अपनी मर्जी। क्या आप मुझे बताइए, अरे गुब्बारा फूट अरे गया, रस्सी जल गई, किसान सड़कों पर जार जार रो रहे हैं, देखा आपने उनकी राह में कील और कांटे बिछा दे। वो प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री हो गए। 12 करोड़ युवाओं से नौकरी पड़ेगा, वो मजबूत प्रधानमंत्री हो गए। जो 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दे मनमोहन सिंह, वो कमजोर प्रधानमंत्री सब नहीं बोल सकते। नहीं, एक एक करके सब बोले। मैं जरा सब मैं किसी के ऊपर एक सेकंड देखिए, मैं निवेदन कर सकता हूं मेहमानों के साथ। मुझे लगता है कि एक शालीन डिबेट होनी बड़ी आवश्यक है। ये बड़ा गंभीर विषय है और इसको हम इतने हल्के में ले रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इससे कुछ हासिल हो पाएगा। जिसका जब वक्त है वो बोले। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपको 50 सेकंड देता हूँ, अपनी बात को रखिए, फिर अवैध जी मैं आपको मौका दूंगा। नुपुर जी मैं आपको मौका दूंगा आगे। डॉक्टर अजय जी, जैसे नुपुर बोल रही थी, जब नुपुर बोल रही थी तो इसी तरह अनुराग जी और अब अभय जी दोनों उनको बीच में बोलने लगे। मैं उसी पे थोड़ा मजा ले रहा था कि पहले एक ही हरा कुर्ता आता था, दो हरा कुर्ता आ गए हैं, तो कहाँ से नुपुर को बोलने देंगे बेचारे, क्योंकि इनको सच्चाई सुनने में इनको मिर्ची लगने लगती है ना। बोलने दीजिए नुपुर को, सुन लीजिए जरा, महिला की इज्जत कीजिए आप लोग। अच्छा, अब अबे जी अब नुपुर जी बोल, वो हरे कुर्ते वाले, आप दोनों फिर बोल रहे हैं। महिला की इज्जत कहाँ कर रही हो? तो लखीमपुर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मुझे लगता है बहस का स्तर, ये कहाँ इज्जत कर रहे हैं? हम तो इज्जत कर रहे हैं, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैठिए ना, बोलने दीजिए ना उनको। ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है। अरे यार, आप तो हरे कुर्ते को फिर पकड़ के बैठ गए। दोनों हरा कुर्ता पहना हुआ, मैं मजाक कर रहा हूँ। साथ हुआ है, उसके साथ खड़े हो, ये महिला के अच्छा, एक अजय आलोक जी, डॉक्टर साहब थैंक यू। उससे इस्तीफा। अच्छा, एक सेकंड सर, अनुराग जी देखिए, आई थिंक कर्टसी डिमांड्स की यू शुड, आपने सरकार पे सवाल खड़ा करे हैं, सरकार रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ है, उस कर्टसी डिमांड्स के आप उनको 50 सेकंड तो मौका दें अपनी बात को रखने का। आप सवाल पूछ रहे, जवाब तो ले लीजिए। निवेदन तो मेरा यही है आपसे। आप बताइए क्या परंपरा क्या होती है? जवाब लिया जाता है ना, तो जवाब तो देने का मौका दीजिए अगले को। परंपरा का तो पालन करिए। कांग्रेस पार्टी तो परंपरा का अच्छे से पालन करती आई है लगातार गत वर्षों से, और आप तो प्यार का संदेश देते हैं अभय जी। आपकी पार्टी तो प्यार का संदेश देती है। हमने देखा था राहुल जी को 2018 में, जैसे वो संसद में उठे थे, गले वगैरह लगा लिया था, बहुत अच्छा संदेश था वो। फॉलो दैट, इट इज वेरी गुड। मेरी डिबेट में भी फॉलो करिए ना, मेरी भी थोड़ी आसानी हो सर। अबे जी ओके, नुपुर जी बोलिए 40 सेकंड। हाँ, मैं बस 20 सेकंड और लूंगी। अंडर अचीवर खिताब मिला आपके प्रधानमंत्री को। हाँ, आपका दर्द ये जरूर है जो मैं कह रही थी। डॉक्टर आलोक थैंक यू सो मच मेरा पक्ष रखने के लिए, लेकिन इनको मैं ध्यान दिला दूं, वो जमाना वो था जबकि एक लॉबियस्ट नीरा नाडिया नाम की फोन पे चंद पत्रकारों के साथ बात करके वो डिसाइड करते थे, वो निर्णय लेते थे कि कौन मंत्री बनेगा, कौन से पद पे बैठेगा, कौन सा पोर्टफोलियो लेगा। अरे जहां पे लॉबियस्ट ने सरकार चलाई, वो आज हमारे पे निशाना साधने की औकात रख रहे हैं, जरूरत कर रहे हैं। अरे अपने गरेबान में झांक के देख लीजिए। अच्छा, ये गिरिराज सिंह को गुब्बारा क्यों लाना पड़ा बीच में? 1241 ये आपके मंत्री को गुब्बारा क्यों लाना पड़ा बीच में? देखिए, अब देखिए अमीश जी, जाहिर सी बात है, यहाँ पे फटे बांस की तरह दो चिल्ला रहे हैं हरे कुर्ते के अंदर। गुब्बारा तो मैं कहूंगी कभी बोला है क्या? वही तो कह रही हूँ, रस्सी जल गई बल नहीं गया। इतना क्या उछल रहे हैं? ये सच में प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार आदरणीय प्रधानमंत्री का होता है। ऐसी क्या मिर्ची लग गई? ये तो आप मानेंगे जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है उनके नहीं, नुपुर 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। ये तो आप मानेंगे जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है उनके कामकाज में दिक्कत थी ना? जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है उनके कामकाज में दिक्कत थी या कोई और कारण था? मैं इतना जानती हूं कि जब आज के अखबार की एक रिपोर्ट पढ़ूंगी, अमीश जी जरा सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बातें हो रही हैं। 13 वकीलों को
6 डॉक्टरों को, 5 इंजीनियर को, 7 सिविल सर्वेंट को, 7 PhD को, कल हम ही ने चलाया था। आज सुबह आपने अखबार में देखा होगा, लेकिन कल हम ही ने इस खबर को चलाया था, न्यूज़ 18 ने खबर को चलाया था, CNBC ने खबर को चलाया था। एक सेकंड मैडम, पॉइंट ये नहीं है, माय स्ट्रेट पॉइंट इज दिस, जिन मंत्रियों को हटाया गया उनमें कुछ कमी थी कि नहीं थी? देखिए, ये पूरा विशेषाधिकार आदरणीय प्रधानमंत्री का है। विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है भाई, लेकिन आपकी पार्टी लाइन क्या है इस विषय पर? मेरी बात सुन लीजिए, आपकी पार्टी लाइन क्या है जरूरी नहीं है। क्या उन मंत्रियों का काम अच्छा था तब हटाया गया, उन काम मंत्रियों का काम बुरा था तब हटाया गया? सवाल तो बड़ा बेसिक है, ये जनता पूछेगी आपसे सवाल, क्यों नहीं पूछेगी? मैं भी आपको बेसिक आंसर दे रही हूँ अमीश जी। जी जी प्लीज दीजिए मैडम। मैं भी आपको बेसिक आंसर दे रही हूँ। विशेषाधिकार किसी को भी चुन के विधानसभा में या सांसद के अंदर भेजने का विशेषाधिकार आपके मतदाता का होता है। अब 5 साल बाद उसको पलट दिया तो आप कहेंगे नहीं भैया उसको ही बिठाओ। कहीं ना कहीं किसी का निर्णय होता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, विधानविधानसभा का चुनाव नहीं था, ये निकाय चुनाव नहीं था, ये मंत्रिमंडल विस्तार था जिसमें कुछ मंत्रियों की छुट्टी हुई, स्वाभाविक है, कुछ मंत्री नए हैं। मैं उस विषय पर आ ही नहीं रहा। मेरा ये सवाल आपसे, मेरा बेसिक सवाल है नूपुर सवाल। डॉक्टर निशंक, मेरा भी बेसिक जवाब है जी। डॉक्टर निशंक का बहुत अच्छा काम था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने लाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तबीयत बिगड़ी। अब कोई भी कारण हो सकता है। अब गहलोत जी को बना दिया उन्होंने गवर्नर। अरे कल तो मैंने एक कांग्रेस की प्रवक्ता को ये प्रकाश जावड़ेकर कि आपने गवर्नर क्यों बनाया। अब आप मेरी बात सुनिए, जो लोग अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, वो ये बता रहे हैं कि मंत्री क्यों हटा दिए, वो मंत्री क्यों बना दिए। ठीक है, आप ओके ठीक है, ओके। अबे दुबे लगभग 2 साल हो गए मोदी सरकार को, और लगभग 2 साल हो गए राहुल जी ने त्यागपत्र दिया, राहुल जी नहीं बनेंगे, कोई गांधी परिवार से नहीं बनेगा, फिर सोनिया गांधी जी बन गई। अभी तक आप अध्यक्ष का निर्णय नहीं कर पा रहे, अभी तक आप अपना राजस्थान नहीं सिमटा पा रहे, अभी तक सिद्धू वर्सेस कैप्टन को नहीं सिमटा पा रहे आप। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है वो आपके सबके सामने है। कर्नाटक में क्या कहानी चल रही है डीके शिव कुमार की और सिद्धरामैया की, आप सबके सामने है। महाराष्ट्र की स्टोरी क्या है मुझे आपको बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली में क्या खेल हो रहा है वो भी आपको पता होगा। आप अपना घर नहीं सिमटा पा रहे, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी आप पे काउंटर पॉइंट दे रही है। अमीश देवगन जी, मेरे पार्टी के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। अभय दुबे ब्राह्मण आदमी हरा कुर्ता पहन ले तो तकलीफ हो जाती, और वो हरे कुर्ते वाला अंसारी जिसके साथ मिलकर भगवान राम के चंदे की चोरी कर ले, उनको डिफेंड करने आ जाते हैं टेलीविजन पर, उसकी रोज आरती उतारते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, हर्षवर्धन अगर स्वास्थ्य मंत्री थे और उनकी नाकामी की वजह से हटाया, तो प्रधानमंत्री जी जिसके तहत ये महामारी डील की जा रही थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आप उसके चेयरमैन थे, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा थी। संतोष गंगवार पर आरोप यह है कि मजदूरों के पलायन के वक्त उन्होंने व्यवस्था नहीं की, तो प्रधानमंत्री जी अनियोजित लॉकडाउन तो आपने लगाया था, ये बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। फिर प्रकाश जावड़ेकर पर आरोप यह है कि COP26 कैनबरा में सम्मेलन होने वाला है, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। सिंगल यूज प्लास्टिक 1 साल में हटाया जाना है, उसकी कोई तैयारी नहीं की। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसकी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। रविशंकर प्रसाद जी ने विश्व भर में देश की ख्याति खराब की, तो आप कहां थे प्रधानमंत्री जी? सारी नाकामियों का ठीकरा मंत्री पर फोड़कर आप बच नहीं सकते प्रधानमंत्री जी। हमारा आग्रह है, जो जिस प्रकार आपने देश को आर्थिक अवनति की गर्त में डाल दिया, एक बार वित्त मंत्री का इस्तीफा लीजिए। 59 साल की सबसे निचले स्तर की क्रेडिट ग्रोथ हो गई है। आपने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज तो घोषित किया, लेकिन लोगों ने लोन ही नहीं लिया, क्योंकि 90% उसका कंपोनेंट। नूपुर जी होल्ड करिए, डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। लेट डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड टू दिस। डॉक्टर आलोक, कांग्रेस की तरफ सद्भावना दिखाने के लिए धन्यवाद। मैंने हरा कुर्ता एक विश्लेषण मैंने हरा कुर्ता एक विश्लेषण दिया था अभय जी, कि अक्सर अनुराग जी कभी रुकते नहीं है हरा कुर्ता पहनने के बाद, लगातार बोलते रहते, वैसे आप भी कर रहे थे। इसको आपने ब्राह्मण से जोड़ दिया, इसको कहते हैं अपनी कब्र खुद खोदना, क्योंकि आपकी पार्टी में तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके दादा कब्र में गड़े हुए हैं, उनको कश्मीरी ब्राह्मण बुलाते हैं। आपकी पार्टी में तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं, क्या किया जाए उसका? देश ने सुना नहीं, फिर बीच में बोल रहा। देख लीजिए, आपकी पार्टी में ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो जनेऊ दिखाते हैं, कहते हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, प्योर ब्राह्मण हूँ, और दादा पता चलता है कब्र में।
ये जबरदस्ती का ब्राह्मण वामन का ये सब कार्ड मत खेला कीजिए, लोग आपके ऊपर उल्टा पड़ता है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने क्यों हटाया, रखा, तो जाके पहले बिहार में लोग मरे, बेमौत मारे गए, उनके आंकड़े भी छुपाए आपने बेशर्मी से। नीतीश बाबू उन पर भी पर्दा डालते रहे। हाई कोर्ट जब आया, हाई कोर्ट ने किया तब आपकी आंखें खुली। इससे बड़ी परेशानी आप निर्विरोध बोले, 1.5 मिनट बोले आप, 1.5 मिनट निर्विरोध। अब अजय आलोक का टाइम है, गिव हिम 40-50 सेकंड। लालू का तो उसने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, उस वक्त भ्रष्टाचार विरोधी थे, कुछ काम करते राहुल गांधी। आप लोगों ने तो किसी काम लायक उनको नहीं छोड़ा है। गिरिराज सिंह ने ठीक कहा, फटे गुब्बारे में हवा भर रहे हैं आप लोग, नहीं भरने वाला है। गिरिराज सिंह पूरी सरकारी गुब्बारा है ये फूटेगा। अब उत्तर प्रदेश से फूटना चालू हो रही है। फटा हुआ गुब्बारा नहीं ना आप लोग की तरह, यूपी चुनाव से प्रारंभ, कांग्रेस की तरह फटा हुआ गुब्बारा नहीं ना है, निकल रही हवा। यूपी में देख नहीं लिया पंचायत चुनाव में, गोरखपुर में हार गए, लखनऊ में राजनाथ सिंह जी का पूरा सफाया हो गया, आपका अधिकार, वाराणसी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हमारे पंचायत की हवा निकले, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। रोज दिन हवन कीजिए, पूजा कीजिए, कीर्तन कीजिए कि जल्दी से एनडीए की हवा निकले, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हवा और बढ़ते जा रही है। युवाओं के रोजगार की हवा निकाल दी, एनडीए 350, किसानों की आजीविका की हवा निकाल दी, उनके बोलते रहिए, राम एक कील और कांटे की छाती कीजिए, प्ले करते रहिए, खुद सुनते रहिए। मुझे लगता है, मेरे को लगता है कि एक टर्म हम सेट करते हैं। मैं देखिए, अब मुझको मजबूर करेंगे आप ऑडियो डाउन करने के लिए। अजय आलोक अपनी बात 30 सेकंड रख रहे हैं, फिर 40 सेकंड आप अभय दुबे अपनी बात रखिएगा, एक एक करके। अजय आलोक बोलिए आप 30 सेकंड, फिर अभय दुबे बोल। उसी में वाद विवाद का मजा आता है, उसी में वाद विवाद को सुनने का भी मजा आता है व्यूअर को। गिरिराज सिंह ने गलत नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी फटे गुब्बारे में हवा भरने का काम कर रही है। क्या गलत कहा? कांग्रेस के दिन पर दिन जो हालत हो रही है उस पर गिरिराज सिंह ने त्वरित टिप्पणी दी थी, उसको दिल से लगाने की क्या जरूरत है? एक विपक्षी होने के नाते आपका बिल्कुल अधिकार है कि आप भी मनाइए कि एनडीए के गुब्बारे की हवा निकले, लेकिन हो रहा है उल्टा। एनडीए की हवा तो और भरते जा रही है ना, हवा में और उड़ते जा रहा है। आप लोग को इतने सेनापति बना के युद्ध नहीं जीत सकते हैं। अपने आप को मजबूत करने का उपाय कीजिए। प्रधानमंत्री को कोसने की जगह वो एनर्जी लगाइए, जैसे अभी अमित जी कह रहे थे कि राजस्थान ठीक कर लीजिए, पंजाब ठीक कर लीजिए, और स्टेट्स में थोड़ा मेहनत कीजिए, तो वो तो एसी से बाहर निकलेंगे नहीं। एक बार फोटो ऑफ ट्विटर हो गया, कहानी खत्म। कांग्रेस की राजनीति उतनी तक रुक जाती है। दिक्कत ये, मैं बस सलाह दे रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। ओके, अभय दुबे, अब आपके 40 सेकंड। कांग्रेस का अपना घर ऑर्डर में नहीं है, आप क्या सलाह देंगे किसी को? आप मध्य प्रदेश का ही हाल देख लीजिए, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इतना खराब किया, वो चले गए बीजेपी के साथ। दुख होगा ना आपको उनके जाने का। आप खुशी मना रहे हैं। जितिन प्रसाद के साथ देखिए क्या हुआ, सचिन पायलट के साथ क्या हो रहा है आज की तारीख में। कैप्टन का हश्र क्या किया जा रहा है, दिल्ली तलब किया जाता है, उनको कोई मिलता नहीं है। देखिए, ये सर्वविदित है कि प्रजातंत्र का सौदा जो किया है उसका प्रतिफल सिंधिया जी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के हाल पर प्रकाश नहीं डालेंगे। कर्नाटक में येदुरप्पा को हटाने के लिए जी जान एक कर दी मोदी जी ने। क्या आप 3 हिमाचल प्रदेश में तीसरा मुख्यमंत्री अभी बदला। आदित्यनाथ जी ने तो फोन उठाना बंद कर दिया था मोदी जी का, सोशल साइट से साले मोदी जी के फोटो हटा दिए। उनके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब आदित्यनाथ चेहरा नहीं होंगे अब उत्तर प्रदेश का। अब आइए मध्य प्रदेश में भी बदलाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इनके प्रदेश, हर एक प्रदेश में, राजस्थान चलाइए, चले जाइए, वसुंधरा को फूटी आंख नहीं सुहाते मोदी जी। अच्छा, अभी तो जी आपने बहुत बड़ी बात पार्टी में आंतरिक परिस्थितियां बहुत गंभीर हो गई है। अभी जी मैं बोलूं, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए अमीश देवगन जी, मैं एक 10 सेकंड दीजिए मुझे, एक 10 सेकंड लीजिए। लेकिन ये जानकारी आपको कहां मिली कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी जी का फोन उठाना बंद कर दिया था? ये जानकारी कहां से मिली, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। मोदी जी के दफ्तर से, योगी जी के दफ्तर से? अच्छा, आप सबसे पहले आपने भी बताया, उन्होंने सारे सोशल साइट से मोदी जी के फोटो नहीं हटा दिए। मैंने तो नहीं बताया। बताइए आप, क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री के फोटो हटाने की? उनके प्रदेश अध्यक्ष का फोटो लगा दिया सिर्फ वहां मोदी जी का हटाकर। सारे AK शर्मा को वो मंत्री बनाना चाहते थे मोदी जी, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। दरवाजे के बाहर उन्होंने कहा कोई नहीं, मेरी मंशा के बगैर पत्ता भी नहीं लेगा। अब मैं बताता हूं क्या हुआ है। अब सुनिए, अमीश जी, एक 10 सेकंड।
ना 10 सेकंड करके 30 सेकंड लेने से ये भी जायज नहीं है बात। ओके ओके नुपुर जी जवाब दीजिए। आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि मोदी जी का योगी जी फोन नहीं उठा रहे, हालांकि वो मुलाकात करके आए हैं प्रधानमंत्री से, तस्वीर आपने देखी होगी, लेकिन आपको लग रहा है फोन नहीं उठाया जा रहा। ओके नुपुर शर्मा। देखिए, जिनका उत्तर प्रदेश में गुब्बारा ही नहीं है वो आज बयानबाजी मार रहे हैं। जरा देखिएगा, गौरतलब है 2014 से कितना बड़ा गुब्बारा है इनका और किस तरीके से फूसली बम निकला 2019 में अमेठी के कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ये गुब्बारे की बात कर रहे हैं, आपके पास तो गुब्बारा नहीं है कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में भाई साहब। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपके अध्यक्ष कौन है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, लेकिन हाँ, हिमाचल प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिया आपके प्रोग्राम के ऊपर। भैया आपकी जानकारी कहां से आई, हमें भी बताइएगा, हम सब पढ़ना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगी, उत्तराखंड में तो हुआ है जो भी है अपने आप को बहुत समझदार, अपने आप को समझदार हो सकता है, किसी के साथ सामान्य बात है, लेकिन उत्तराखंड में तो बदलेगा है ना, उत्तराखंड में तो पार्टी की भजियत हुई है ना, ये तो सबके सामने है। अमीर जी बात कंप्लीट, अभी से बात करने दे रहा हूं, लेकिन फजीयत तो हुई है वहां पर। संवैधानिक नेसेसिटी थी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। वो भी संवैधानिक नेसेसिटी थी, लेकिन किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा कि जैसे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री को निकम्मा नकारा करके अपने ही विधायकों के ऊपर सेडिशन के केस कर दे, फाइलें खोल दे क्रिमिनल चार्जेस पे, उनके ऊपर समन पे समन जारी कर दे। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि तुम ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया और आलोक मेहता कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। इस तरह का फेरबदल अमूमन नहीं देखने को मिलता है, इसलिए लीक से हटके काम होता है। देखिए, ये रिस्क नहीं, देखिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए रिस्क की जरूरत नहीं होती है, काम करने की जरूरत होती है। ऐसा रिस्क इस बात का जिससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ही टूट जाए, हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ जाए, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ जाए, हिंदुस्तान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाए, हिंदुस्तान में करप्शन बढ़ जाए, तो हमें ऐसा रिस्क नहीं चाहिए। मुझे चाहिए हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाली सरकार। इसलिए मैं बार कह रहा हूं कि सरकार का चेहरा, सरकार के मंत्रियों का चेहरा बदलने से नहीं होगा, जनता को पूरी सरकार बदलनी पड़ेगी, तभी जाके इस देश का विकास हो पाएगा। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 3 साल अभी और है, क्योंकि ओके आलोक मेहता, देखिए विपक्ष तो चाहता ही है कि सरकार बदली जाए, लेकिन उसके लिए तो 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। बिल्कुल, देखिए अमीश जी, मेरा यही मानना है, अभी जैसे अनुराग जी कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अभी चाहे पंचायत के चुनाव हो, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आने हैं, तो लोकतंत्र में आप बदल दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है, एक देश एक चुनाव, एक साथ देश का अगला चुनाव करा लीजिए, सारी विधानसभाएं भंग करके, कांग्रेस, समाजवादी, जितनी पार्टियां हैं, एडीएम के, तो देखिए क्या उसके लिए सब पार्टियां समर्थन करेगी? फिर कहेंगे अरे मोदी जी एकाधिकार राज चाहते हैं। तो मंत्रिमंडल में जो बदलाव हुआ है, मैं तो ज़्यादा लंबी बात नहीं कह करके 2 बातें कहूँगा कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, किसानों के लिए अभी आज की पहली बैठक में ही जो फैसला किया गया, जी स्वास्थ्य के लिए, कोरोना के लेकर के और आगे क्या रणनीति होगी, तो मुझे लगता है कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड परिवर्तन होने चाहिए। ठीक है, और उसमें माफ कीजिएगा एक लाइन और, कांग्रेस सरकार में, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों खराब रही, कांग्रेस सरकार में एम्स के डायरेक्टर बनने के लिए 30 करोड़ रुपया रिश्वत मांगी थी मंत्री ने। मैं नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर, मैं नाम बता दूंगा बाहर जाकर के इनके अभय दुबे जी को। और कांग्रेस के ही व्यक्ति जो डॉक्टर के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनसे 30 करोड़ मांगा गया डायरेक्टर बनने के लिए। और ऐसे जहां जहां भ्रष्ट सरकारें मंत्री थे, वो लोग यही धंधा करते रहे, धंधा करके पैसा कमाते रहे। चिदम्बरम ने कितना लूटा, देश जानता है इस बात को। कोयला खान में मनमोहन सिंह के दस्तखत भी हैं। He was the responsible minister at that time. 23 लोग 1,30,000 करोड़ रुपए लूट कर भाग गए हिंदुस्तान का, उस पर मुंह नहीं खोलेंगे आप उस पर मुंह नहीं खोलेंगे। जो 1,30,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, 25 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया। अरे नाम लीजिए ना, आप नाम लीजिए, डरते क्यों है नाम लेने में? बातें मत बनाइए। लाखों लोग मौत की आगोश में समा गए इस सरकार की सरकार, मोदी मंत्रिमंडल। ये हमें सबको पता है कोल स्कैम हुआ था इस देश के अंदर, हमें पता है कोल स्कैम का क्या नतीजा आया। मैंने खुद कोल स्कैम पे बड़ी सारी स्टोरीज को ब्रेक किया है, लेकिन विषय वो नहीं है। डॉक्टर अजय लोग, पूरी की पूरी सरकार बदलने की जरूरत है।
मंत्रियों को बदलने से क्या होगा, लेकिन उसमें तो 3 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है सरकार पटरी पे आ जाएगी? सरकार का काम यानी सरकार तो ऑलरेडी पटरी पे है, सरकार दौड़ भी रही है। अब मैं दूसरी बात बता देता हूँ, 10-20 भेड़ियों के दंड पेलने से शेर जंगल छोड़ के नहीं भागता है, ठीक है ना। तो इन लोगों को अपने मुंगेरी डाल के हसीन ख्वाब देखने दीजिए भाई। नहीं देखेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? 3 साल का समय काटना भी तो है, टीवी पे आके क्या बोलेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नुपुर, लास्ट 10 सेकंड फाइनल कमेंट। आई एम रियली सॉरी, मेरे पास 10 सेकंड नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो अपना पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पाए, बदल पाए, वो तो सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यही करूंगी कि कृपया करके अपने गरिबान में झांके देखिएगा, किसने उनको पैसे दिए थे? अरे आपके वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहा था कि पैसे दो इनको, करोड़ों शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि